नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपीपीसीएस उत्कर्ष पर। मेरा नाम है एसपी पांडे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले दो वीडियो में हमने एक में आरओ से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित वीडियो आपको बताया था कि किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न अभी आज तक पूछे गए हैं और कौन सा टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। और दूसरे में हमने आरओ से संबंधित 60 दिन की स्ट्रेटजी पे आपसे चर्चा किया था। आज हम एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जो हर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के दिमाग में ये प्रश्न होता है कि सर, कहते तो सब हैं कि एनसीईआरटी पढ़िए, किस क्लास की पढ़ें, किस सब्जेक्ट की पढ़ें। सब्जेक्ट भी लोग बता देते हैं कि इस सब्जेक्ट की पढ़ लो, उस सब्जेक्ट के किस क्लास की पढ़ें। क्लास पता चल गया तो किस चैप्टर की पढ़ें, क्योंकि सारी एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक पढ़ लो, ऐसा कहना आसान होता है लेकिन करना थोड़ा सा कठिन होता है। तो आज हम किन किन बिंदुओं पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे, वो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़े क्यों। सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़े क्यों, एनसीईआरटी क्यों पढ़ें, सबसे पहला बिंदु होगा हमारा आज के इस वीडियो का। दूसरा, किस विषय की पढ़ें, कौन कौन से विषय की एनसीईआरटी पढ़ें हम। तीसरा है किस क्लास की पढ़ें, क्योंकि सारे 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ने की सारे सब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। कौन सा अध्याय पढ़ें, सभी एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी हम पढ़ने जा रहे हैं उसका हम सारे अध्याय का अध्ययन करें, यह भी जरूरी नहीं है। जो हमारे सिविल सेवा के लिए महत्वपूर्ण होगा हम केवल उसी का अध्ययन करेंगे। और किस क्रम में पढ़ें, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि किस क्रम में पढ़ें। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं कि एनसीईआरटी को क्यों पढ़ें। एनसीईआरटी को पढ़ने से आपका जो बेस होता है, किसी सब्जेक्ट की जो समझ होती है, सिविल सर्विसेज की तैयारी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कि आपकी समझ विकसित हो। एनसीईआरटी का एक एक शब्द जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा सार लिए बैठा होता है, और जब आप उसको पढ़ते हैं तो उससे आपकी सोच डेवलप होती है, उससे आपकी वोकैबुलरी डेवलप होती है, उससे आप समझ पाते हैं कि सिविल सेवा में हमको किस तरीके से तैयारी करनी है। अब एनसीईआरटी किस किस सब्जेक्ट की पढ़नी है, उस सब्जेक्ट का कौन सा अध्याय पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है और किस क्रम में पढ़ना है, तो इसी पर हम चर्चा करने चल रहे हैं। जैसे अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था, जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था के एनसीईआरटी का अध्ययन करते हैं तो उसकी बेहतर समझ के लिए क्रमवार विकसित करने हेतु अर्थव्यवस्था एवं भूगोल, क्योंकि भूगोल और अर्थव्यवस्था कई चैप्टर में आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो दोनों को एक साथ लेकर चलना होता है। जब हम इकोनॉमी का एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसके साथ में भूगोल के भी कुछ क्लास के कुछ चैप्टर की एनसीईआरटी बेहतर समझ के लिए पढ़ना होता है। तो उसका जो टॉपिक है और किस क्लास की है, ओल्ड एनसीईआरटी है या न्यू एनसीईआरटी है, वो सब हम आपको बताना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम आते हैं अर्थव्यवस्था का, तो आपको जो टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके अंतर्गत स्वतंत्रता के समय आरंभिक स्थिति क्या थी, इसके लिए आपको कक्षा 11 की भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये पुस्तक का नाम है, ये आपका क्लास है और ये आपका टॉपिक है। इसका केवल अध्याय 1 और 2, ये 2 ही आपको पढ़ना है। इसके बाद दूसरा टॉपिक हम देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था विकास का दूसरा चरण, उदारीकरण वैश्वीकरण से अर्थ संबंध। ये भी क्लास 11 की न्यू एनसीईआरटी, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, टॉपिक का नाम यही है, पुस्तक का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, और यह है अध्याय 3 में। तो अध्याय 1, 2, 3 ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। चौथा 10वें की न्यू एनसीईआरटी, क्लास 10th की एनसीईआरटी है, न्यू वाली इसमें है आर्थिक विकास की समझ। यह पुस्तक का नाम है आर्थिक विकास की समझ, और इसका पढ़ना है हमें अध्याय 4। ठीक, अब इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो तीसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भारतीय भौगोलिक संरचना में संबंध, कृषि उद्योग संसाधनों की समझ। अब इसमें आपको, जब हम ये पढ़ने आते हैं तो इसमें आपको ज्यादातर भूगोल की एनसीईआरटी और अर्थव्यवस्था और भूगोल दोनों की एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है। जैसे ज्योग्राफी की, भूगोल की 8th में आपको संसाधन एवं विकास, पुस्तक का नाम है संसाधन एवं विकास। ठीक, अध्याय है 4 कृषि के लिए। इसके बाद क्लास 12th की एनसीईआरटी न्यू वाली, भारत के लोग एवं अर्थव्यवस्था,
ये भूगोल विषय की एनसीईआरटी है, ये भी इसका अध्याय 5 पढ़ना है आपको। क्लास 8th की न्यू एनसीईआरटी संसाधन एवं विकास, ये भी भूगोल की है, इसका अध्याय 3 एवं 5 उद्योग एवं संसाधन, ये पढ़ना है। क्लास 12th की न्यू एनसीईआरटी, ये भी भूगोल की है, भारत के लोग एवं अर्थव्यवस्था, ये भी भूगोल की ही एनसीईआरटी है। इसमें है 7 एवं 8 अध्याय आपको पढ़ना है, उद्योग एवं संसाधन। इसके बाद आते हैं हम भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटक टॉपिक, मुद्रा एवं बैंकिंग, मुद्रास्फीति। ये आपको 10th की एनसीईआरटी क्लास आर्थिक विकास की समझ अध्याय 3, केवल एक अध्याय पढ़ना है आपको। अर्थव्यवस्था के कक्षा 10 की एनसीईआरटी का एक अध्याय आर्थिक विकास की समझ, जिसमें आपको पुस्तक का नाम है आर्थिक विकास की समझ, और अध्याय 3 आपको पढ़ना है, जिसमें आपको मुद्रा एवं बैंकिंग, मुद्रास्फीति से संबंधित जानकारी प्राप्त होगी। इसके बाद 12th की ओल्ड एनसीईआरटी आपको पढ़नी है अर्थव्यवस्था के लिए। क्लास 12th की ओल्ड एनसीईआरटी, जिस पुस्तक का नाम है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, इसका अध्याय 7 का अध्ययन आपको करना है। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में आधारित संरचना का महत्व एवं ग्रामीण विकास, परिवहन एवं संचार, यह टॉपिक कवर करने के लिए आपको 11th की न्यू एनसीईआरटी अर्थव्यवस्था की, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास पुस्तक का नाम है, इसका 6वां एवं 8वां अध्याय, और 12th की न्यू एनसीईआरटी भारत के लोग एवं अर्थव्यवस्था, यह भूगोल की है, इसका 10वां अध्याय। इसके बाद लास्ट टॉपिक आपका बचता है भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें नियोजन, राष्ट्रीय आय की गणना, जीडीपी की गणना, यह सब शामिल होता है। यह है 12th की ओल्ड एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, समष्टि अर्थशास्त्र का एक परिचय, इसका अध्याय 2 एवं 3। इसी क्रम में पढ़ना है, जिस क्रम में हमने बताया है, इसी तरीके से आपको पढ़ना है। यह आपका अर्थव्यवस्था की समझ के लिए जो जरूरी एनसीईआरटी थी, वो मैंने आपके साथ चर्चा करी। अब दूसरे नंबर पे हम आते हैं भारतीय एक मिनट, सॉरी, अभी अर्थव्यवस्था में 2 चीजें और आपकी रह गई थी, जैसे मानव संसाधन, कुछ चीजें छूट गई थी। मानव संसाधन, मानव संसाधन में आपका संबंधित संकल्पना मानक घरेलू एवं विदेशी मानव विकास सूचकांक, यह है आपका टॉपिक का नाम। यह मिलेगा आपको 8th की न्यू एनसीईआरटी, कक्षा 8 की नई वाली एनसीईआरटी संसाधन एवं विकास, पुस्तक का नाम है भूगोल की, 6वां अध्याय आपको पढ़ना है। और कक्षा 11 की नवी एनसीईआरटी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास 5 एवं 10 के 2 टॉपिक, जनांकिकीय, संकेतक, मानव विकास, ये 2 टॉपिक अध्याय 5 एवं 10 के आपको पढ़ने हैं। इसके बाद से समावेशी एवं सतत विकास, निर्धनता, रोजगार, पर्यावरणीय विकास, ये आपको मिलेगा 11th न्यू की एनसीईआरटी में, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास पुस्तक का नाम है, इसका 4, 7 एवं 9 चैप्टर। और 12th का भारत के लोग एवं अर्थव्यवस्था भूगोल की पुस्तक है, इसका 9वां अध्याय आपको पढ़ना है। इसके बाद अब लास्ट टॉपिक आपका आता है इकोनॉमी का बजटीय प्रणाली, बजट, आर्थिक समीक्षा। ये 12th की ओल्ड वाली एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, पुस्तक का नाम है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय तथा साथ में बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण, इसका 8वां अध्याय आपको पढ़ना है। इसके बाद हम आते हैं भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था। राजनीति विज्ञान के अध्ययन हेतु नए विद्यार्थियों को नीचे दिए गए सूची के अनुसार क्रमवार रूप में एनसीईआरटी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। जैसे पहला टॉपिक है आपका, टॉपिक है लोकतंत्र। क्या है लोकतंत्र, चुनौतियां क्या है, लाभ क्या है, विविधता से इसका संबंध। इसके लिए आपको क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है। 9th में आपको लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 1 अध्याय 1 एवं 2, 10th में आपको लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2 3, 7 एवं 8 अध्याय। इसके बाद संविधान, संविधान का महत्व, राजनीतिक दर्शन, भारत में संविधान, ये इसके लिए आपको क्लास 9 की नई वाली एनसीईआरटी, 11 की नई वाली एनसीईआरटी। कक्षा 9 में लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 1 अध्याय 3 और कक्षा 11 में भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार 1, 2, 9 एवं 10 अध्याय। इसके बाद आते हैं हम तीसरे टॉपिक पे, भारतीय एवं वैश्विक राजनीति के मूल सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता एवं धर्मनिरपेक्षता। ये कक्षा 11 की नई वाली एनसीईआरटी में राजनीतिक सिद्धांत पुस्तक का नाम है, 2, 3 एवं 8 अध्याय आपको पढ़ना है। भारत में केंद्र राज संबंध एवं
वैश्विक उदाहरण। कक्षा 10 की नई वाली एनसीईआरटी, कक्षा 11 की नई वाली एनसीईआरटी। कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी है उस पुस्तक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट सेकंड, और कक्षा 11 की जो पुस्तक है भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार, इसका अध्याय 7 पढ़ना है और इसका अध्याय 2 पढ़ना है। इसके बाद हम आते हैं संसद के कार्य, संसद के साथ कार्यपालिका का संबंध। ये कक्षा 9 की नई वाली एनसीईआरटी, कक्षा 11 की नई वाली एनसीईआरटी। कक्षा 9 की पुस्तक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 1, इसका अध्याय 5 पढ़ना है आपको, और कक्षा 11 की एनसीईआरटी का नाम है भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार, 4 एवं 5 अध्याय। इसके बाद न्यायपालिका, न्यायपालिका में अन्य अंगों से संबंध, इसकी स्वतंत्रता। कक्षा 11 की नई वाली एनसीईआरटी भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार, ये पुस्तक का नाम है, अध्याय 6। स्थानीय स्वशासन, नवीन सुधार, विकेंद्रीकरण। कक्षा 11 की नई वाली एनसीईआरटी में पुस्तक का नाम है भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार, अध्याय 8। भारतीय राजनीति, घटनाक्रम, स्वतंत्रता के बाद भारत की राजनीति। 12 की नई वाली एनसीईआरटी स्वतंत्र भारत में राजनीति, पुस्तक का नाम है 2, 3, 5 एवं 9 अध्याय। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं, चुनाव, जनप्रतिनिधित्व। कक्षा 9 की एनसीईआरटी, कक्षा 11, 9 वाली का नाम है लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्ट फर्स्ट, भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार, कक्षा 11, इसका अध्याय 4, इसका अध्याय 3। ये हो गया आपका राजव्यवस्था। राजव्यवस्था में आपको किस क्लास के एनसीईआरटी का, कौन सी पुस्तक का कौन सा अध्याय पढ़ना है और किस क्रम में पढ़ना है, ये पूरा हो गया। अब हम आते हैं भूगोल पे। हालांकि भूगोल के कुछ पुस्तक की चर्चा हम अर्थव्यवस्था के साथ कर चुके हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक थे, तो उसको बेहतर समझ के लिए वहां पे पढ़ना आवश्यक था। तो जब भूगोल में हम आते हैं तो पहला टॉपिक होता है पृथ्वी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, विभिन्न अवधारणाएं, प्रमुख स्थलाकृतियां। कक्षा 6 की नई वाली, कक्षा 7 की नई वाली, कक्षा 11 की नई वाली। पुस्तक का नाम पृथ्वी हमारा आवास, हमारा पर्यावरण, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। कक्षा 6 में 1, 2, 3, 5 एवं 6 अध्याय, 7 वाली का केवल 2 अध्याय, और कक्षा 11 की 2, 3, 4, 5, 6 एवं 7 अध्याय। दूसरा टॉपिक आता है आपका वायुमंडल। वायुमंडल में संगठन, सूर्यताप, वर्षण, आर्द्रता, जलवायु प्रदेश। कक्षा 7 की एनसीईआरटी, 11 की ओल्ड और 11 की न्यू, 3। 7 वाली का नाम है हमारा पर्यावरण, 11 का नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और 11 ओल्ड का नाम है, और 11 न्यू का नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो अध्याय 4 पढ़ना है हमारा पर्यावरण का। यूनिट 3 के सभी अध्याय पढ़ने हैं, ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए मेन है, और यूनिट 4 के सभी अध्याय मुख्य परीक्षा के लिए मेन है ये। इसके बाद आ जाते हैं जलमंडल। जलमंडल में समुद्र विज्ञान, समुद्री धाराएं, ज्वार भाटा, प्रवाल द्वीप। इन सब के लिए हमें कक्षा 7 की न्यू एनसीईआरटी, कक्षा 11 की ओल्ड एनसीईआरटी, कक्षा 11 की न्यू एनसीईआरटी। हमारा पर्यावरण अध्याय 5, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत यूनिट 4 के पूरे अध्याय, और भौतिक विज्ञान भूगोल के मूल सिद्धांत नई वाली एनसीईआरटी से यूनिट 5 के 13 एवं 14 मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। इसके बाद अब वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है। अब हम आ जाते हैं इंडियन ज्योग्राफी पे। भौगोलिक अवस्थिति, भूआकृति संरचना, कक्षा 6 की न्यू वाली, कक्षा 11 की न्यू वाली। पृथ्वी हमारा आवास, भारत भौतिक पर्यावरण, अध्याय 7, 1, 2 और 3। इसके बाद हम आते हैं भारत का भूगोल, जलवायु, मानसून और मृदा। ये कक्षा 6 की पृथ्वी हमारा आवास, अध्याय 8, कक्षा 11 की भारत भौतिक पर्यावरण, 4, 5 एवं 6 अध्याय में। भारत का भूगोल, पर्यावरण तंत्र, आधारभूत संकल्पना, जैव विविधता, प्राकृतिक आपदाएं। 7 की नई वाली एनसीईआरटी, 11 की नई वाली एनसीईआरटी, 11 की नई वाली एनसीईआरटी। हमारा पर्यावरण, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, भारत भौतिक पर्यावरण, अध्याय 6 एवं 7, अध्याय 16, अध्याय 7 एवं विशिष्ट 4 एवं 5। ये हो गया आपका भूगोल के लिए कि कौन कौन से क्लास की पढ़नी है, कौन कौन सा अध्याय पढ़ना है, किस टॉपिक के लिए और किस क्रम में पढ़ना है। अब आपका लास्ट बचता है हमारा इतिहास एवं संस्कृति। सबसे बड़ा हमारा सिलेबस होता है। तो इसमें जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास से शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत राजनीतिक विकास, आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, धार्मिक मान्यताएं। इसके लिए हमें 6 की ओल्ड और 11 की ओल्ड,
6 वाली जो ओल्ड है उसका नाम है प्राचीन भारत, रोमिला थापर राइटर हैं इसकी। और जो 11 की ओल्ड है वो है प्राचीन भारत, रामशरण शर्मा जी राइटर है इसके। इसका 1 से 8 तक का पूरा अध्याय पढ़ना है, 5 से लेकर 24 तक का पूरा अध्याय पढ़ना है। मध्यकालीन भारत पर जब हम आते हैं, राजनीतिक घटनाएं, आर्थिक विकास, सामाजिक परिवर्तन, धार्मिक सम्मेलन होगा ये, धार्मिक सम्मेलन। इसके लिए हमें 7 की ओल्ड और 11 की ओल्ड। मध्यकालीन भारत रोमिला थापर, मध्यकालीन भारत सतीश चंद्र, अध्याय 1 से 9, अध्याय 2 से 20। इसमें कंटिन्यू, बाकी में आप देखें कि अध्याय छोड़ छोड़ के आपको पढ़ना है, बट इतिहास में क्या है कि आपको एक साथ कई अध्याय पढ़ने के लिए मिलेगा। इसके बाद हम आते हैं कला एवं संस्कृति, प्राचीन एवं मध्यकाल, स्थापत्य, चित्रकला, मूर्तिकला, साहित्य, दर्शन, शिक्षा। कक्षा 7 की नई, 11 की ओल्ड, 11 की ओल्ड और 12 की नई। कक्षा 7 की नई है हमारे अतीत, पार्ट 2, प्राचीन भारत, रामशरण शर्मा, मध्यकालीन भारत, सतीश चंद्र, 11 की ओल्ड, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 1, 12 की न्यू। इसमें 10, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 29 अध्याय, 4, 11, 16, 17 और इसका केवल 4। इसके बाद आ जाते हैं हम आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन, कंपनी का शासन एवं युद्ध, आरंभिक प्रतिरोध, धर्म सुधार एवं समाज सुधार, आधुनिक राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता उपरांत। 8 की ओल्ड वाली, 12 की ओल्ड वाली, 12 की न्यू वाली, 10 की न्यू वाली। 8 की ओल्ड का नाम है आधुनिक भारत, अर्जुन देव उसके राइटर हैं। 12 ओल्ड आधुनिक भारत, बिपिन चंद्र जी राइटर हैं। 12 की न्यू भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 3। और 10 की न्यू भारत और समकालीन विश्व, पार्ट 2। अब इनके चैप्टर 1 से 12 तक इसका पढ़ना है, 1 से 13 तक 12 ओल्ड का पढ़ना है, 10, 11, 13, 14 ये आपको 12 न्यू का पढ़ना है और केवल चैप्टर 3 आपको 10 वाली न्यू का पढ़ना है। अब आ जाते हैं हम लास्ट, विश्व इतिहास। विश्व इतिहास में पुनर्जागरण, धर्म सुधार, राष्ट्रीय राज्य का उदय, ये 9 की ओल्ड एनसीईआरटी आपको लेनी है। सभ्यता की कहानी, इसका केवल अध्याय 6 आपको अध्ययन करना है। इसके बाद विश्व इतिहास में प्रमुख क्रांतियां, पूंजीवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद, औद्योगिक क्रांति, नाजीवाद एवं हिटलर, शीत युद्ध, वैश्वीकरण। इसमें आपको कक्षा 9 की ओल्ड एनसीईआरटी जिसका नाम है सभ्यता की कहानी, इसका अध्याय 7 एवं 8। कक्षा 9 की न्यू एनसीईआरटी भारत एवं समकालीन विश्व, पार्ट 1, 2, 3 अध्याय। कक्षा 11 की न्यू एनसीईआरटी विश्व इतिहास के कुछ विषय, अध्याय 9। कक्षा 10 की न्यू एनसीईआरटी भारत और समकालीन विश्व, पार्ट 2, 1, 2, 4, 5 और 6 अध्याय। और कक्षा 12 की न्यू एनसीईआरटी समकालीन विश्व की राजनीति, राजनीति विज्ञान, 1, 2 और 9 अध्याय। तो इस तरीके से जो एनसीईआरटी की लिस्ट है वो हमने आपको बताई कि किस तरीके से आपको किस क्रम में पढ़ना है, कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, किस क्रम में पढ़ना है। जो जो हमारे आज के इस वीडियो के प्रमुख बिंदु थे कि किस विषय की पढ़ें वो मैंने आपको बता दिया, किस क्लास की पढ़ें वो मैंने आपको बता दिया, कौन सा अध्याय पढ़ें ये आपको बता दिया और किस क्रम में पढ़ें ये आपको बता दिया। तो जो विद्यार्थी अभी तैयारी की शुरुआत करने की सोच रहे हैं या तैयारी कर चुके हैं या कुछ दिनों से तैयारी कर रहे हैं बट एनसीईआरटी को पढ़ना चाहते हैं बट उनको नहीं पता कि हमें किस विषय की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, किस क्लास की पढ़नी चाहिए, किस क्रम में पढ़नी चाहिए, तो वो इस वीडियो को जरूर देखें। बाकी इसका जो पीडीएफ है वो भी यूपीपीसीएस टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कितना लाभकारी होगा, आप लोग इससे कितना मदद पाएंगे, क्या इससे आपको कुछ सहायता मिलेगी एनसीईआरटी के अध्ययन में, तो ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।